चलिए आज हमारे वायुमंडल के एक सफर पर निकलते हैं। हम 3 बहुत बड़े पर्यावरणीय मुद्दों को समझेंगे। ओजोन परत का घटना, जलवायु परिवर्तन और एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा। कोशिश करेंगे कि ये सब बिल्कुल आसान भाषा में समझ आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले उस सवाल से शुरू करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। क्या ओजोन होल और ग्लोबल वार्मिंग एक ही बात है? तो इसका सीधा जवाब है जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगले कुछ मिनटों में ये एकदम साफ हो जाएगा कि इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो हमारा ये सफ़र शुरू होता है समताप मंडल से, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं, मतलब धरती से बहुत ऊपर। यहीं पर मौजूद है हमारी पृथ्वी की सबसे ज़रूरी सुरक्षा ढाल, ओजोन परत। देखिए, यहाँ एक बहुत मजेदार बात है। ओजोन अच्छी है या बुरी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो है कहाँ। जब वो स्ट्रेटोस्फीयर में ऊपर होती है तो वो हमारे लिए एक शील्ड की तरह है, सूरज की खतरनाक किरणों से हमें बचाती है। लेकिन वही ओजोन जब जमीन के पास आ जाती है तो एक जहरीला प्रदूषक बन जाती है। तो फिर हमारी इस सुरक्षा ढाल को नुकसान पहुंचा कौन रहा था? असल में इसके अपराधी थे कुछ इंसानों के बनाए केमिकल्स, जिन्हें ओजोन क्षरणकारी पदार्थ या ओडीएस कहते हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम है सीएफसीज का, जो पहले के ज़माने में फ्रिज, एसी और स्प्रे कैन में बहुत इस्तेमाल होते थे। अच्छा, तो ये नुकसान होता कैसे है? इसे एक चेन रिएक्शन की तरह समझिए। सूरज की तेज यूवी किरणें सीएफसी मॉलिक्यूल को तोड़ देती हैं और उसमें से क्लोरीन का एक एटम आज़ाद हो जाता है। फिर ये अकेला क्लोरीन एटम ओजोन के एक मॉलिक्यूल पर हमला करता है, उसे तोड़ता है और फिर अगले शिकार पर निकल पड़ता है। और ये स्लाइड दिखाती है कि ये तबाही कितनी बड़ी है। क्लोरीन का सिर्फ एक एटम, सिर्फ एक, अपने जीवन काल में लगभग 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को तबाह कर सकता है। सोचिए जरा, ये कितना ज्यादा विनाशकारी है। जब हमारी ये ढाल कमजोर होती है तो इसका सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है। धरती पर ज्यादा यूवीबी रेडिएशन पहुंचने का मतलब है स्किन कैंसर और मोतियाबिंद का खतरा बढ़ना। साथ ही ये हमारे शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत को भी कमजोर करता है। चलिए अब स्ट्रेटोस्फीयर से नीचे उतरते हैं और क्षोभमंडल यानी ट्रोपोस्फीयर में आते हैं। अब हम ग्लोबल वार्मिंग के पीछे की साइंस को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव अपने आप में कोई खराब चीज नहीं है। सच तो ये है कि अगर ये प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव न होता तो हमारी पृथ्वी इतनी ठंडी होती कि यहाँ जीवन ही संभव नहीं होता। असली समस्या तब शुरू होती है जब इंसानी गतिविधियां इस असर को बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं, जिससे धरती पर जरूरत से ज्यादा गर्मी रुकने लगती है। तो इस समस्या के लिए ये कुछ मुख्य गैसें जिम्मेदार हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में तो सबने सुना है, लेकिन मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें गर्मी को रोकने में कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। और ये गैसें गाड़ियों, फैक्ट्रियों से लेकर खेतीबाड़ी तक कई जगहों से निकलती हैं। ये चार्ट बहुत अच्छे से दिखाता है कि ये गैसें कितनी पावरफुल हैं। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की ताकत को 1 मान लें तो मीथेन उससे लगभग 30 गुना ज्यादा ताकतवर है। और सल्फा हेक्साफ्लोराइड जो बिजली के उपकरणों में यूज होती है, वो तो हैरान करने वाली लगभग 23,500 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। जब से औद्योगिक क्रांति हुई है तब से हमारे वायुमंडल में CO2 की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ी है। पहले ये लेवल लगभग 280 पार्ट्स पर मिलियन था, जो आज 422 पर पहुंच गया है। आपको बता दें, ये पिछले कम से कम 30 लाख सालों में सबसे ऊंचा स्तर है। अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं, जमीन पर। यहाँ औद्योगिक प्रदूषण एक और खतरा पैदा करता है और वो है एसिड रेन, मतलब ऐसी बारिश जो चीजों को गला सकती है। तो एसिड रेन असल में है क्या? देखिए, सामान्य बारिश भी हल्की सी एसिडिक होती है, जिसका पीएच लेवल लगभग 5.6 होता है। लेकिन जब प्रदूषण के कारण बारिश का पीएच इससे भी कम हो जाता है तो उसे एसिड रेन या अम्लीय वर्षा कहा जाता है। और इसके मुख्य अपराधी हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये दोनों प्रदूषक कोयला और पेट्रोल डीजल जलाने से निकलते हैं। ये हवा में ऊपर जाकर पानी से मिलते हैं और सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बना देते हैं। यही एसिड फिर बारिश के साथ नीचे आता है। इसका असर बहुत भयानक होता है। ये झीलों के पानी को इतना एसिडिक बना देती है कि मछलियां उसमें जिंदा नहीं रह पाती। ये जंगलों की मिट्टी से जरूरी पोषक तत्व छीन लेती है। और तो और ये हमारी इमारतों और ऐतिहासिक स्मारकों के पत्थर तक को धीरे धीरे गला देती है। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है।
दुनिया की कुछ सबसे कीमती धरोहरें जैसे ग्रीस का एक्रोपोलिस और हमारा अपना ताजमहल एसिड रेन से होने वाले नुकसान को झेल रही हैं। तो सवाल उठता है कि इन खतरों से निपटने के लिए दुनिया ने मिलकर क्या किया है। चलिए कुछ बड़े अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर एक नज़र डालते हैं। ये समझना जरूरी है कि कौन सा समझौता किस समस्या के लिए है। 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल खासतौर पर ओजोन परत को बचाने के लिए था। फिर 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीनहाउस गैसों पर लगाम लगाने के लिए आया और 2015 का पेरिस समझौता ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने पर केंद्रित है। और यहीं पर हमें उम्मीद की एक बड़ी वजह मिलती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इस समझौते के तहत पूरी दुनिया एक साथ आई और उन केमिकल्स को बनाना बंद कर दिया जो ओजोन को नुकसान पहुंचा रहे थे। नतीजा, आज ओजोन परत धीरे धीरे ठीक हो रही है। और यहीं पर हम एक आखिरी सवाल पर आकर रुकते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने ये साबित कर दिया कि जब दुनिया चाहे तो मिलकर बड़ी से बड़ी पर्यावरणीय समस्या को हल कर सकती है। तो अब सवाल ये है कि जलवायु परिवर्तन जैसी आज की सबसे बड़ी चुनौती से निपटने के लिए वैसी ही एकता और इच्छा शक्ति दोबारा लाने के लिए क्या करना होगा।